नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर नियंत्रण में आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी, जो लगातार कम हो रही है। अब यह घटकर 14.78% हो गई है। सीएम ने कहा कि हमारे लिए कोरोना कार्य इस काल में हर शासकीय सेवक बेहद अहम है। ड्यूटी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ अनहोनी हो जाती है तो परिवार की सहायता के लिए एक समान योजना बनाई जा रही है। हर शासकीय सेवक को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के हर गरीब को 5 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की जरूरत नहीं है। बैठक में संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी सरकार पूरी तरह से सचेत है। इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना इलाज के साइड इफेक्ट, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। कैबिनेट मीटिंग शुरू होते ही सबसे पहले सभी ने दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी, बृजेंद्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, जब आपसे पहले बात हुई थी उस समय मीटिंग चालू हुई ही थी। अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए होंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कोरोना की ही है और साथ ही साथ शासकीय सेवकों की भी, जिसके लिए एक समान रूप से कार्य योजना की बात कही जा रही है। देखिए विजय, निश्चित तौर पर आज कैबिनेट की बैठक जो है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अलग अलग जो विभाग थे उनके जो कर्मचारी थे वो प्रदेश सरकार से कोरोना वॉरियर्स को लेकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाने की मांग लगातार उनकी की जा रही थी और उनके लिए पॉलिसी को लेकर विभाग का दबाव एक कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा था। आज की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रदेश सरकार ने अब सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। विभागों को यह कहा गया है कि वो अपने स्तर पर कोई पॉलिसी ना बनाए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो अपने स्तर पर पॉलिसी बनाएगा और प्रदेश के कर्मचारी को एक जैसा लाभ कम से कम इस महामारी के दौर में मिले। अगर कोई आपदा उनके ऊपर आती है, उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर आती है, चाहे वो स्वास्थ्य, चिकित्सा, इलाज मिलने की बात हो या फिर किसी दुर्घटना में शिकार होने के बाद में उनके परिवार की आर्थिक सहायता को लेकर हो, लिहाजा एक खाका जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा और इस नई योजना की मंजूरी जो है इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को लिए भी एक बड़ा फैसला जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब जो कर्मचारियों की जो पेंशन है उसमें अंशदान में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार 14% अंशदान जो है वो कर्मचारियों के लिए दे रही थी और इसका फायदा मध्य प्रदेश के IAS, IPS और IFS अधिकारियों को मिल रहा था, पर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं इससे वंचित थे। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने आज ये फैसला लिया है और मध्य प्रदेश भी अब केंद्र की तरह 14% अंशदान जो है वो कर्मचारियों के खाते में जमा करेगा। एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैसला प्रदेश के जो किसान मित्र हैं उनको लेकर लिया गया है। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि किसान मित्रों की भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर हो और उसमें कुछ नियमों में ढील जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से दी जाए। अब तक जो किसान थे वो 40 साल से ऊपर के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते थे। ऐसे में जो किसान मित्र सरकार की ओर से किसानों की सहायता के लिए बनाए जाते थे उनकी उम्र की सीमा को घटाकर 25 साल किया गया। एक नीतिगत फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश की जो जिला सहकारी और जो दूसरी कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनके संविलियन का काम कर्मचारियों का लगातार किया जा रहा था, ऐसे में कई ऐसे कर्मचारी थे जो कि अभी तक संविलियन का लाभ नहीं ले पाए थे और कहीं ना कहीं उनके सामने नौकरी को लेकर एक बड़ा संकट था। ऐसे में शेष बचे हुए कर्मचारियों को लेकर भी प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनके संविलियन को मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक के दौरान दी गई है। इसके अलावा मालनपुर के अंदर जो सैनिक स्कूल खुलना है वहां पर रियायती दर पर सरकार की ओर से जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो आज कैबिनेट की बैठक में आए थे, जिसमें शराब ठेकेदारों को राहत देने का भी एक प्रस्ताव था जिसको फिलहाल डिफर कर दिया गया है। पर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा विजय आपने शुरुआत की कि कोरोना को लेकर मंत्रियों से आज मुख्यमंत्री ने चर्चा की है।
मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी में जो किसान अब तक अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं, उनका एक एक दाना सरकार खरीदेगी। मंत्रियों को इस बारे में बताया गया है और समर्थन मूल्य पर फिलहाल खरीदी जो है वो प्रदेश सरकार की जारी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो डीएपी और जो यूरिया का जो एडवांस स्टॉक है उसको बनाने के भी निर्देश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ा फैसला के प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट के माध्यम से लिया है। साथ ही साथ नर्मदा बेसिन के लिए जो राशि स्वीकृत की जानी थी 1500 करोड़ रुपए की, उसको भी मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ बताया है कि जो फंगस की बात सामने निकल आई है, ब्लैक फंगस की, उसको लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। तीसरी लहर को लेकर भी प्रदेश सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और किस तरीके से संरचनाओं का विस्तार जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस बात की जानकारी आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को दी है। शुरुआत जो है वो आज कैबिनेट की बैठक की मध्य प्रदेश के जो 3 विधायक कोरोना काल का शिकार हुए, मृत्यु की बात करें जो झाबुआ से जो विधायक थी, इसके अलावा अगर बात करें निवाड़ी से जो विधायक थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर और जुगल किशोर बागरी, जिनका कल ही निधन हुआ था, इन तीनों को श्रद्धांजलि देने के बाद में 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि इस कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में दी गई। तो कहना होगा कि बड़े फैसले, जिसका जिक्र आपने किया है कि अब फसल जो गेहूं की थी उसकी भी बिकने की समय था, उसको लेकर भी एक तरफ पेंडेमिक टाइम है, कोरोना महामारी, और दूसरा ये कि खाद बीज और आने वाले समय में 1-1.5 महीना अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद धीरे धीरे मानसून आने वाला है। हालांकि ये महामारी पूरी तरह ठीक हुई है कि नहीं, उस समय में क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन नजर हमारी बनी रहेगी उस पर भी। लेकिन आने वाले समय में खाद को लेकर और फसल को लेकर और साथ ही साथ किसानों को लेकर, एक तरफ स्वास्थ्य है तो दूसरी तरफ किसान है, फसल है, उसको लेकर भी क्या यहां कोई रूपरेखा या कोई अभी से एक्शन प्लान, ताकि उस समय बहुत ज्यादा मारामारी ना हो चीजों की? देखिए विजय, बिल्कुल एक बड़ा किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया है। नीतिगत तौर पर सरकार ने भले ही ना कहा हो, पर लेकिन आज प्रदेश के जो कैबिनेट के सदस्य थे उनको मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी दी कि प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य की जो खरीदी है उसको सरकार की ओर से जारी रखा जाएगा, क्योंकि कई किसान ऐसे थे जो कोरोना महामारी के दौरान अपनी फसल को नहीं बेच पाए थे। लिहाजा उनके लिए सहूलियत सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर जून में कई जिलों में मानसून की दस्तक वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगेगी और ऐसे में खेती का काम शुरू होगा। और सबसे ज्यादा किल्लत जो खेतीबाड़ी के काम की शुरुआत में होती है वो यूरिया, डीएपी और जो दूसरे कृषि से जुड़े हुए जो खाद या फिर दूसरी जो उपलब्धता है उनको लेकर रहती है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने इस महामारी के दौर में किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर एडवांस खरीदी की नीति बनाने का निर्देश जो है आज कैबिनेट के सदस्यों को दिया है और मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई है कि प्रदेश सरकार एडवांस स्टॉक करके अपने पास रखेगी, जिससे किसानों को किसी भी तरह की यूरिया और डीएपी की किल्लत कम से कम सामने निकल कर ना आ पाए। इसके अलावा एक और बड़ी राहत जो है वो प्रदेश के किसानों सहित अलग अलग कैटेगरी के जो 24 वर्ग के लोग हैं उनको प्रदेश सरकार की ओर से दी जानी है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी आज मंत्रिमंडल के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो 2 महीने का एडवांस राशन देने की बात गरीबों के लिए कही गई थी, उनमें किसानों का भी एक तबका शामिल है। साथ ही साथ 3 महीने के एडवांस राशन जो है प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुल मिलाकर 5 महीने का निःशुल्क राशन प्रदेश सरकार देगी और इसको लेकर मंत्री किस स्तर पर निगरानी करे उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी के पास पात्रता पर्ची नहीं है, बीपीएल का कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तब भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस राशन से वंचित ना रहना पड़े, यह भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है। यानी कि कहना होगा कि बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक के लिए लिए गए। खासकर सरकारी कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें तो काफी बड़े फैसले आज प्रदेश सरकार ने लिए हैं, जिनमें अंशदान में बढ़ोतरी, साथ ही साथ कर्मचारियों की जो किसान मित्र थे उनकी आयु सीमा को घटाना और जो जिला सहकारी बैंक के जो कर्मचारी थे उनके शेष बचे कर्मचारियों की संविलियन की बात हो या फिर किसानों के लिए एडवांस में यूरिया और डीएपी की व्यवस्था बनाने के लिए फैसला लेने की बात हो। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार सरकार कोशिश ये कर रही है कि आने वाले समय में भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हो और साथ ही साथ कोरोना महामारी में अभी जिन चीज़ों की जरूरत है, एक तो संक्रमण को रोकना और दूसरा बचाव, ये तीनों चीज़ों को लेकर काम जारी है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से हर तरफ हड़कंप बचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ संकट के इस माहौल में विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि कोरोना की इस महामारी में मध्य प्रदेश में एक नए तरीके का माफिया सामने आया है और वो है रेमडेसिविर माफिया, जिसने इस संकट काल में कई लोगों की जान ली, कई जरूरतमंद लोगों को लूटा है, कई लोगों को ठगा है, कई परिवारों को बर्बाद किया है। कमलनाथ ने पूछा कि आखिर ऐसे माफियाओं को किसका संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ये मानवता और इंसानियत के दुश्मन है, आपदा में भी अवसर ढूंढा जा रहा है।
जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर जल्द ही एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो सकती है। नकली रेमडेसिविर मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम जबलपुर कलेक्टर से एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। इधर सरबजीत सिंह मोखा से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस की टीम आज मोखा को उसके ही अस्पताल से गिरफ्तार करने के बाद ओमती थाने ले आई। इसके बाद पुलिस मोखा को अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ दवा दुकानों पर ले गई। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर जांच पड़ताल की गई। कई दूसरे निजी अस्पतालों की भी जांच की जा रही है। जो नकली रेमडेसिविर का हमने आज आरोपी सरबजीत मोखा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू की गई है। उनको हमने राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और फॉर्मल गिरफ्तारी की जाएगी। आगे जैसे जैसे जांच में आएगा इन्वेस्टिगेशन में तो वो भी जांच की जाएगी। और इधर जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के खिलाफ एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट पहनकर सरकारी सिस्टम की शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ता सरकारी सिस्टम की अर्थी को कांधा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। कार्यकर्ता एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अर्थी का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन रेलवे स्टेडियम के पास पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। ये अर्थी लेकर के और सरकार के प्रशासन के विरोध में ये रैली लेकर निकल रहे थे, जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया। इन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे? लगभग 12 लोग। भोपाल के गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर ने बीएचईएल कारखाना बंद करने के विरोध में बुधवार से धरना देने की चेतावनी दी है। विधायक कृष्णा गौर ने कहा है कि अब तक 100 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो गई और इस संबंध में उन्होंने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया को धरने की अनुमति के लिए पत्र लिखा है। कृष्णा गौर लंबे समय से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भेल कारखाने को बंद करने की मांग कर रही थी। सरकार ने डॉक्टरों को तो हड़ताल पर जाने से रोक लिया, लेकिन अब नर्सेस ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना महामारी में और प्रशासन लगातार वार्ड बढ़ा रहा है, लेकिन नर्सेस की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। दिन रात काम करते हुए नर्सेस थक चुकी हैं। नर्सेस ने कहा कि वे 12 मई नर्सेस डे पर सांकेतिक धरना देंगे और यदि फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। आज हमने डीन साहब को अभी ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम जब कोरोना 1.5 साल हो गया है इस कोरोना को चलते चलते, उससे पहले भी हमारे मेडिकल कॉलेज DRMC ग्वालियर और जेएस में नर्सों की भारी कमी थी। और आप लोगों को भी देता है कि हम लोग हमेशा नर्सों की भर्ती की मांग करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नर्सों की भर्ती नहीं की जा रही। अभी भी 2 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था। अब हम थक हार के 12 मई नर्सेस डे के दिन सांकेतिक धरना देंगे। और आज कोविड सेंटर से शुभारंभ के मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को नहीं छू पाएगी। हम सबको मिलकर अपने अपने हिस्से का पर्यावरण शुद्ध करना होगा और यज्ञ करना होगा। कर्मकांड नहीं बल्कि यज्ञ चिकित्सा है, इसलिए सब 2-2 आहुतियां यज्ञ में डाले। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि तीसरी लहर के लिए हम जागृत हैं और तीसरी लहर से भी निपट जाएंगे। जिस तरीके से सभी का संयुक्त प्रयास होता है, कोई भी कठिनाई टिक नहीं पाती। पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियाँ डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। भोपाल में रेडक्रॉस अस्पताल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक बार फिर से चेयरमैन और कर्मचारियों के बीच लगातार विवाद होता रहा। मामला पुलिस और जिला प्रशासन तक पहुंच गया। दरअसल विवाद जनरल सेक्रेटरी पद को लेकर है। रेडक्रॉस के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने बीते शनिवार को पद का प्रभार प्रार्थना जोशी को दे दिया, जबकि फरवरी में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद चेयरमैन ने जोशी को जनरल सेक्रेटरी पद से हटाया था। कर्मचारियों का आरोप है कि चेयरमैन का कार्यकाल 17 मई को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में चेयरमैन के व्यक्तिगत हितों और आर्थिक गड़बड़ियों की फाइलों को गायब कराने के साथ ही प्रबंधन में दखल देने के लिए डॉक्टर प्रार्थना जोशी को प्रभार दिया गया है। शनिवार के दिन
जबकि अवकाश का दिन होता है उस दिन डॉक्टर प्रार्थना जोशी को चार्ज दे दिया। अब डॉक्टर प्रार्थना जोशी जो कि पूर्व में भी जनरल सेक्रेटरी थी, मगर उनको कर्मचारियों द्वारा ही हड़ताल करके हटाया गया था। कर्मचारियों ने अपने हड़ताल करके आपने उनको हटाया था, तो फिर पुनः उन्हीं को क्यों बनाना? अनियमितता यही है कि अस्थायी कर्मचारी को बनाया जा रहा है, जिनके द्वारा कई अनियमितताएं हैं यहाँ पर और दस्तावेजों का हेरफेर है। उनके द्वारा यहाँ पर व्यवसाय भी किया जा रहा है। जो आरोप है पूरे तरीके से निराधार और झूठे आरोप। पूरी कहानी ये है कि मेरा कार्यकाल जो है 17 मई को समाप्त होने वाला है और इसीलिए कुछ बाहरी लोग हैं जो कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने होना नहीं है, तो कुछ उस प्रकार का परिदृश्य बन रहा है। कोरोना के काल में संक्रमित मरीजों को राहत देने के लिए एक और कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। 108 बेड क्षमता वाले इस अस्थायी अस्पताल की शुरुआत संघ के अनुषंगिक संगठन गुरुजी सेवा न्यास ने की है, जिसे माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर नाम दिया गया है। यह सेंटर दानदाताओं के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से महज 12 दिन में तैयार किया गया है। सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज बहुत कम दाम पर किया जाएगा। इस अस्पताल का उद्घाटन मंगलवार को मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला और न्यास के पदाधिकारियों ने किया। अस्पताल में मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। इंदौर में कोरोना मरीजों के लिए राहत के लिए लगातार हाथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। माधव सृष्टि कोविड वेल सेंटर की शुरुआत हुई है और देख सकते हैं कि महज 12 दिनों के अंदर ये पूरा हॉस्पिटल बनकर खड़ा हो चुका है, जहां पर कि मरीजों को ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की गई है, दवाइयां भी लगाई जाएंगी और एक तरीके से कहा जाए कि 108 बेड का ये जो अस्पताल है, इससे जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरा रहेगा। मनीष जी, सर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ पे ये प्रकल्प के बारे में? कोरोना का प्रकोप आ गया तो हमारी टीम ने सोचा कि अभी शहर की आवश्यकता है वो कोरोना का उपचार है, एक उचित मूल्य पर उचित इलाज मिल सके, तो इसके लिए सोचा गया हमको इसके लिए कोविड वेलनेस सेंटर खोलना चाहिए। ये परिकल्पना करी। इसमें आरंभिक तौर पे विधायक रमेश मेंदोला जी, सिम्बायोटिक फार्मा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों ने हमारे को थोड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया, जिससे हमारे को हिम्मत आई और ये 12 दिन में आज ये प्रकल्प खड़ा है। हमने कंसल्टेंट रखे हैं जो यहाँ पे हर किसी के काउंसलिंग करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उपचार के साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। इसी तौर पर ये जो नया प्रकल्प शुरू हुआ है माधव सृष्टि के माध्यम से, इसका सीधे तौर पर इंदौर के जो मरीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो अस्पतालों में बेड की संख्या है, जो बेड की उपलब्धता नहीं हो रही है, उससे यहाँ पर थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी और इस तरह के कई प्रकल्प और तैयार हो रहे हैं ताकि इंदौर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं और इस तरह के माधव सृष्टि के माध्यम से प्रकल्प शुरू हुआ है। ऐसे और अन्य भी प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से इस तरह के 108 बिस्तरों के बेड के वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में ज़रूर इंदौर के मरीजों को होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर निकलना महंगा साबित होगा, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन मौके पर चालानी कार्रवाई नहीं बल्कि वाहनों को ही जब्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। गाड़ी छुड़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लापरवाह लोगों पर कर्फ्यू के दौरान वाहनों को ही जब्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। गाड़ी छुड़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लापरवाह लोगों पर कर्फ्यू के दौरान चालानी कार्रवाई का असर दिखाई नहीं दे रहा है। रोजाना 1200 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं। वहीं लापरवाह लोगों के कारण शासन प्रशासन की कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की मुहिम कारगर साबित नहीं हो पा रही है। अनावश्यक घूमने वाले जो भी लोग हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई और भी सख्ती के साथ अब की जाएगी और इसमें हमारे द्वारा न केवल जी कि इसमें MB एक्ट और इन सब की कार्रवाई, बल्कि वो प्रोविजन MB एक्ट के जिसमें गाड़ी जब्ती करके थाने पर रखी जाए, कोर्ट में पेश की जाएगी, जिससे ऐसे लोगों को सबक मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया है, जिसके तहत ज्यादातर काम धंधे बंद हो गए हैं। छोटे उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां बंद होने की वजह से ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोगों और श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। काम ना मिलने की वजह से ज्यादातर श्रमिक आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जबलपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहां पर भी सुबह लेबर चौक पर श्रमिक जमा होते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें अपने साथ काम पर ले जाए।
आते हैं रोज़ खड़े होते हैं, पैसे भी कम देते हैं यहाँ पे लेबर लोग को भी, कहीं 100 ले लो 200 रुपये लेके चलो। महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करेंगे गरीब आदमी हम लोग, खाने के नाम मोहताज हो रहे हैं दाने दाने के लिए। शासन से हम ये चाहते हैं कि भाई जो काम धाम में आने की दिलवाए, कहीं कुछ ऐसी योजना चलाए जिसमें काम आम प्राप्त हो इंसान को, और 2 पैसे की लागत हो इंसान को, तो जिसमें वो अपने बीवी बाल बच्चे पाल सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।